अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी रिकॉर्डिंग द रिवीजन वीडियो फॉर फोर्सेस। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या है, फोर्स किस चीज़ को कहते हैं? फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सिमिलरली अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है बेटा डिफाइन फोर्स, तो भी आप ये लिखेंगे। अगर एग्जामिनर बोलता है कि बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखो, तो भी आप ये लिखेंगे। दोनों सूरतों में आपने यही बात लिखनी होगी, राइट? अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, सो फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा पी बाई डेल्टा पी डेल्टा टी, वेयर डेल्टा पी इज गोइंग टू बी द चेंज इन मोमेंटम एंड डेल्टा टी इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली द टाइम टेकन फॉर दैट मोमेंटम चेंज। ठीक है, हमने काइनेमेटिक्स में देखा था कि कभी भी अगर कोई ऐसी क्वांटिटी हम इस तरह से एक्सप्रेस कर दें और फिर ऊपर वाली क्वांटिटी को वाई एक्सिस डाल दें और नीचे वाली क्वांटिटी को एक्स एक्सिस डाल दें, तो वो उस ग्राफ का क्या बन जाएगा? ग्रेडियंट बन जाएगा। सो फोर्स बेसिकली, अगर मुझे इस ग्राफ के थ्रू निकालनी हो फोर्स, जैसे मेरे पास मोमेंटम टाइम ग्राफ है, सो आई कैन वर्क इट आउट यूजिंग द ग्रेडियंट। ठीक है, तो मेरा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? इधर मेरा फोर्स हो जाएगा। अच्छा, एंड अगर मुझे जो है वो फोर्स टाइम ग्राफ में से, इफ आई वांट टू वर्क आउट द मोमेंटम फ्रॉम द फोर्स टाइम ग्राफ, सो देन आई कैन टेक द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो ये मुझे क्या दे देगा? ये मुझे दे देगा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, बिकॉज अगर मोमेंटम को सब्जेक्ट बना लूँ तो फोर्स और टाइम क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? एरिया है। सो देयरफॉर इफ आई टेक द एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ फोर्स टाइम ग्राफ, आई विल गेट मोमेंटम। अच्छा, अब जो है हम अगर F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी में अगर हम कांस्टेंट मास ले लें, यानी वी अज्यूम कि हमारे ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट मास है। अज्यूम नहीं मतलब कुछ केसेस में ऑब्वियसली कांस्टेंट मास ही होता है, जैसे बॉल है, अब बॉल आपने फेंकी तो अब उसका कांस्टेंट मास ही होगा। ठीक है, गाड़ी है, यानी तकरीबन समझ लो 95% टू 99% ऑफ द केसेस क्या होते हैं? यही वाले होते हैं जहाँ पे आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो एज F इक्वल्स टू एम ए, राइट? तो F इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ना फोर्स की डेफिनेशन F इक्वल्स टू एम ए लिख के आ जाते हैं, न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ना ये लिख के आ जाते हैं, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आप जितना भी बहस कर ले एग्जामिनर से कि भाई मैं तो सही लिखा है, सही लिखा है आपने, ये बात सही है F इक्वल्स टू एम ए, लेकिन मार्क्स जिस बात में मिलेंगे उस बात में मार्क्स मिलेंगे, आपकी कही हुई बात में नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली। जो एग्जामिनर ने बोला है बच्चों को ये लिखना है तो आपने वही लिखना है। ठीक है, तो अगर मैं जो हूं वो अपना इस फॉर्मूला के लिए क्या कर लूं? कांस्टेंट मास सपोज कर लूं, या मेरे पास क्वेश्चन में उस चीज का कांस्टेंट मास हो, जैसे गाड़ी हो गई, बॉल हो गई, इंसान का बच्चा हो गया। ठीक है, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है? यही फॉर्मूला F इक्वल्स टू एम ए बन जाता है। एंड अगर मेरे पास मेरी जो मास है वो चेंज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके गार्डन के होज होते हैं जिससे आप पानी देते हैं, ठीक है, या कोई रॉकेट है, तो ये दोनों क्या करते हैं? पानी, गार्डन का होज जो है वो पानी इजेक्ट करता है विद सम वेलोसिटी, और जो रॉकेट है वो भी जो है वो फ्यूल इजेक्ट करता है विद सम वेलोसिटी। सो उस केस में फिर F इक्वल्स टू एम ए नहीं चलता, फिर आपको जो है वो उस केस के लिए F इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी इस्तेमाल करना पड़ता है, वेयर V विल बी द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जो कि आपकी उस चीज़ की है, और डी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी एम बाई डी टी बोलो या डेल्टा एम बाई डेल्टा टी बोल दो, ये आपका मास फ्लो रेट होगा, यानी कितनी जल्दी जो है वो मास उस चीज़ में से इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को समझने के लिए हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और फिर बाकी पूरी पीडीएफ जो होगी वो इसी पे ही होगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर कांस्टेंट मास होता है। अ गार्डन होज हैज़ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ इट एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक गार्डन का होज है हमारे पास, ठीक है, और इस पर क्या कर रहा है? इसमें से जो है वो पानी बाहर निकल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, यू हैव वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ इट, दिस इज वाटर। ठीक है, बहुत ही गंदी डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन आई होप यू गेट द पॉइंट। सही है। और क्या बोला हुआ है? बोल ये रहे कि इन्होंने 5 kg ऑफ वाटर कलेक्ट कर लिया फ्रॉम इट इन अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के अंदर अगर मैं इससे एक बाल्टी भरूं तो बाल्टी जो है वो 5 kg पानी के साथ भर जाती है 10 सेकेंड के अंदर। सही है। सो ये आपको बोला हुआ है कि आपका मास जो चेंज आ रहा है, यानी इतना 5 kg ऑफ वाटर इज बीइंग इजेक्टेड बाय द होज इन 10 सेकेंड्स। सो वर्क आउट द फोर्स दैट नीड्स टू बी अप्लाइड ऑन द गार्डन होज टू कीप इट फ्रॉम स्लिपिंग। ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ से पानी इजेक्ट हो रहा है तो जो है वो पानी के ऊपर एक फोर्स लग रही होगी। ठीक है, और हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई आप अगर पानी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो पानी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी अगर होज पानी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो द पानी विल ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स ऑन द होज। तो यह हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें जो है वो किस ताकत से गार्डन होज को पकड़ के रखना पड़ेगा ताकि वो हमारे हाथ से ना निकले। जाहिर बात है, सबने पानी दिया होगा, सबको पता होगा कि गार्डन होज को पकड़ के रखना पड़ता है, ऐसे ही अगर छोड़ दोगे तो वो शूट बैक करता है, right? So they're asking you for that, and what you can do, you can use F equals to V dm by dt over here. V क्या हो गया? V हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड, dm by dt क्या हो गया? मैंने 5 kg निकाला है इस होज में से 10 सेकेंड के अंदर, सो मेरा मास फ्लो रेट इज 5 kg एवरी 10 सेकेंड। सो 5/10 हमारे पास जो है वो 0.5 हो जाएगा। 0.5 इंटू 2 विल बी 1 न्यूटन्स। ठीक है, 2 इंटू 5/10 ऐसी दिमाग में कर लिया मैंने, हाँ ठीक है, 1 न्यूटन आ रहा है। सही है, तो ये आपका जो है वो
इस फॉर्मूला की हमने बात कर ली, ठीक है। और ये बाकी जो है वो इंशाल्लाह मोमेंटम में भी इसके हम कुछ और अप्रोचेस देख लेंगे, ठीक है। और बाकी इस पीडीएफ के लिए हम एफ इक्वल्स टू एम इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, देन हमारे पास क्या जाता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी ये बेसिकली क्या बता रहा है, आपको इक्विलिब्रियम बता रहा है। इक्विलिब्रियम आपको किस किस सूरतों में मिलता है। सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम मिल सकता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। जैसे आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर स्टेशनरी है तो हमें पता है कि यार वो इक्विलिब्रियम में होता है ना। सो it will either continue its state of rest. This is one of the case how you can look at equilibrium. The other case is by looking at it through a constant velocity. ठीक है जी। सो सेकंड केस क्या है कि या तो देखो, या तो वेलोसिटी जीरो होगी, अगर एग्जामिनर आपको बताना होगा ना भाई मेरा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, तो या तो उस क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ होगा कि वो जो चीज़ है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी होगा, वो हिल नहीं रहा, या फिर वो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा हो। हमने जो है वो काइनेमैटिक्स में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि भाई जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यार हमारी वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। जीरो भी क्या है, कांस्टेंट ही है ना, बस कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है। सो बेसिकली व्हेन योर वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो। एफ इक्वल्स टू एम ए वाले फॉर्मूला में डाल दो तो आपके पास एफ भी जीरो आ जाएगी। So that is why these are two conditions, yeah, two ways how you can see at equilibrium. Either the object will be at rest or either it will be moving with constant velocity. और ये वाली जो चीज़ है ना, एग्जामिनर बहुत टेस्ट करता है, क्योंकि उसको पता है बच्चों को पता ही नहीं होता कि constant velocity इसका मतलब क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है। सो उसको जो है वो मेक श्योर कर लीजिएगा, उसको प्रॉपरली आप देख लें। अच्छा, अंटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बोल रहा है कि भाई जब तक कोई नेट फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट अपनी जो भी कर रहा है चीज रेस्ट में है या मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वही करता रहेगा। इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और इनर्शिया का क्या मतलब होता है, इनर्शिया का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी जो रेजिस्ट करती है चेंजेस इन मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है जी, आप बैठे हुए सीट ड्राइवर की उस पे सीट पे, ठीक है जी, आपने एकदम से ब्रेक मारा, ठीक है, यू अप्लाई ब्रेक, लेकिन क्या होता है आप फिर भी आगे जा रहे होते हैं, आप फौरन से नहीं रोकते, गाड़ी तो रुक गई क्योंकि आपने उसमें ब्रेक लगा दिया, लेकिन आपने अपने ऊपर तो ब्रेक नहीं लगाया, तो आप आगे जाके अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हो तो आप जाके स्टीयरिंग व्हील में आगे जाके घुस जाओगे, है ना। तो क्यों होता है, बिकॉज यू हैव गॉट इनर्शिया इन योर सेल्फ। गाड़ी रुकना चाह रही है, आपको भी जाहिर बात है आप भी गाड़ी का पार्ट है तो आप भी रुकोगे साथ साथ, लेकिन हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी जो भी स्टेट ऑफ मोशन थी उसको बरकरार रखे। तो आप अपनी मूविंग वाली स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हो, आप जो है वो स्टॉप नहीं करना चाह रहे हो। इसीलिए क्या करते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं बहुत ज़ोर से गाड़ी पे, हमें लगता है कि हम आगे जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, ठीक है। एंड बाकी ये है कि जितना ज़्यादा हमारे पास मास होगा उतना, उसका मतलब है उतना ज़्यादा हमारा इनर्शिया होगा, ठीक है। देन वी हैव गॉट न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि भाई देखो, अच्छा बहुत सारे बच्चे इसको कैसे लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उस पर 0 मार्क्स मिलता है, ठीक है। कैसे लिखना है इसको, ऐसे लिखना है, इफ बॉडी ए अप्लाइज अ फोर्स ऑन बॉडी बी, ठीक है। आपने सबसे पहले ये दिखाना है एग्जामिनर को, भाई मुझे पता है इसमें दो बॉडीज होती हैं। इफ बॉडी ए अप्लाइज अ फोर्स ऑन बॉडी बी, देन बॉडी बी विल ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स ऑन बॉडी ए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसको इस तरीके से लिखोगे तो फुल मार्क्स गारंटीड है। आपने क्या मेक श्योर करना है, आपने ये बताना है कि भाई दो बॉडीज इन्वॉल्व है, एक बॉडी ए एक बॉडी बी। अगर बॉडी ए बी के ऊपर फोर्स लगाती है तो बॉडी बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी, बस इक्वल एंड ऑपोजिट लगाएगी, राइट। इसको हम समझ लेते हैं थ्रू दिस एग्जाम्पल बिलो। ऊपर तो ऑलरेडी हमने गार्डन होज वाली एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया इसको, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी समझ लेते हैं। तो ये एक टॉय कार है जो कि क्या करती है, अपने प्रोपेलर्स के थ्रू हवा को जो है वो पीछे की तरफ फेंकती है, राइट। तो इधर न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होगा, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर, दी प्रोपेलर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द एयर। सो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, देखो प्रोपेलर एयर पे लगा रहा है, ये दो बॉडीज हो गई, एक प्रोपेलर एक एयर। तो प्रोपेलर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द एयर, सो द एयर will also apply a force on the propeller, ठीक है। अच्छा, तो प्रोपेलर अप्लाइज ए फोर्स ऑन द एयर, इसको हम ना, गलती है वही मुझसे एक चीज लिखनी थी, प्रोपेलर जो है वो एयर को लेफ्ट की तरफ फेंक रहा होगा ना, तो इसके वो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। द प्रोपेलर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द एयर टुवर्ड्स द लेफ्ट या लेफ्टवर्ड्स, सो द एयर विल ऑल्सो अप्लाई अ फोर्स ऑन द प्रोपेलर राइटवर्ड्स,
ठीक है, एंड दैट इज वाई कार मूव्स फॉरवर्ड, राइट। ये गाड़ी फिर क्या करेगी, हमारी आगे जाएगी, एंड दैट इज वाई कार मूव्स फॉरवर्ड्स। ठीक है, इसी तरह जहाज उड़ते हैं और इसी तरह रॉकेट भी उड़ते हैं, बस रॉकेट में चेंज क्या होता है, एयर की जगह आप फ्यूल जला के जो है वो इजेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, यानी यू डोंट हैव एनी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, आप अपने अंदर से ही जला के जो है वो फ्यूल को बाहर निकाल रहे होते हो। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं हम इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो हमें उस पर दो चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। एक चीज़ क्या चेक करनी पड़ेगी कि नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। भाई उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी ऑब्जेक्ट पे वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, और नंबर टू, उस पर जो नेट मोमेंट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन साथ फुलफिल होनी चाहिए। अगर इसमें से एक फुलफिल्ड है दूसरी नहीं है तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं होगे। ठीक है, इस चैप्टर में मैं पहली वाली कंडीशन पे ज़्यादा फोकस करूंगा। नेक्स्ट वाली जो कंडीशन है वो फिर हम जो नई वीडियो बनाएंगे मोमेंट्स एंड टॉर्क्स की, हम उसमें इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा फिर क्या है हमारे पास, हमारे पास अब हमने डिस्कस करनी है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और मैं आपके साथ 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 इसके अंदर जो सवालात आते हैं वो भी डिस्कस कर लूंगा। सो हमारी सबसे पहली टाइप ऑफ फोर्स क्या है, वेट है। वेट जो है इट इज ऑलवेज मार्क डाउनवर्ड्स, या हमेशा याद रखिएगा, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स मार्क होगा। इसका फॉर्मूला W=md, बच्चे बच्चे को पता है। और दूसरी बात क्या है, ऑलवेज मार्क्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, जैसे आप फोर्स की याद करेंगे ऊपर। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बहुत कॉमन है डेफिनेशन आ जाना, तो इसकी याद कर लीजिएगा। इट इज द पॉइंट थ्रू विच द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू एक्ट। इस अज्यूम्ड के लफ्ज का एक मार्क होता है 2 मार्क की डेफिनेशन में से, क्योंकि बच्चे के लिए क्या आ जाते हैं, इट इज द पॉइंट थ्रू विच वेट एक्ट्स। इट इज नॉट फ्रॉम वेयर द वेट इज एक्टिंग, इट इज फ्रॉम द यू आर अज्यूमिंग द वेट इज एक्टिंग। ठीक है, आपकी अजम्पशन में और वेट के असली में हकीकत में एक्टिंग करने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है जी, तो ये आपकी अजम्पशन है, आपने अजम्पशन वाला वर्ड लिख के आना है। अज्यूम या सपोज्ड कुछ ना कुछ ऐसी दिखाना है कि भाई ये हकीकी में नहीं होता, हकीकत में नहीं होता, ये मैं खुद कर रहा होता हूँ, ये मैं खुद अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर जो है वो हमारे पास मास और वेट के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये भी बच्चों को पता होता है वैसे तो यूजुअली। ठीक है, तो मास की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है मैंने, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, मास की डेफिनेशन भी आ जाती है। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट रेजिस्ट चेंजेस इन मोशन, ये मास की डेफिनेशन है। ठीक है, वेट की डेफिनेशन नहीं आती है तो मैंने ऐसी लिखी हुई है। वेट क्या है, एक फोर्स है जो आप फील करते हो जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हो, है ना। तो वेट तो ये हो गई, वेट की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और सबसे मेन जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो ये कि देखो भाई मास को जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मास अगर 60 kg अर्थ पे है तो आपका वही 60 kg का मास होगा मून पे भी, वो चेंज नहीं करेगा। 60 kg दोनों जगह सेम होगा। हाँ, लेकिन आपका वेट अर्थ पे डिफरेंट होगा, क्योंकि अर्थ पे जो जी है वो 9.1 है, और मून पे जो वेट होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि मून की जो जी है वो 1.6 है। ठीक है, तो ये बात जो है वो मेजर इनके डिफरेंस बनाती है इन दोनों के बीच। अच्छा, सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ फोर्स दैट इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इट इज ऑलवेज एक्टिंग, यानी सॉरी, इट एक्ट्स बिटवीन टू रिजिड ऑब्जेक्ट्स। रिजिड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, रिजिड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका फिक्स शेप होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आप जमीन पे खड़े हो तो आप और जमीन दोनों रिजिड हैं, तो आपके ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट होगी। ठीक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। आप जो है वो अपना हाथ दीवार पे लगाते हो। ठीक है, यू प्लेस योर हैंड अगेंस्ट द वॉल, सो वंस अगेन टू रिजिड ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट्स में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग नॉन रिजिड है। ठीक है, स्प्रिंग जो है वो अपने शेप को चेंज कर लेता है, इसको कंप्रेस से एक्सटेंड करो। ठीक है, स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग भी नॉन रिजिड है, स्ट्रिंग में भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है वो पानी, पानी भी नॉन रिजिड है, तो पानी के अंदर भी जब हम मूव कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो उधर भी हमारे पास नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इसके बारे में याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज मार्क्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जो भी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके परपेंडिकुलर मार्क की जाएगी। तो अगर आपका जो है वो हम ये देख लें, देखो एक ब्लॉक था, ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, सो हम वेट कैसे मार्क करेंगे, वेट तो वैसे ही वर्टिकली डाउनवर्ड ही मार्क होगा। ठीक है, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे मार्क होगी, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यूं परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगी, मार्क हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा नहीं ऊपर बना के आ जाओ, जो भी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके परपेंडिकुलर मार्क होगी। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। फिर हम आ जाते हैं फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन वंस अगेन दिस इज ऑल्सो फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू रिजिड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और ये कब एक्ट करती है, तब एक्ट करती है जब वो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट कोशिश कर रहे होते हैं मूव करने की। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि मूवमेंट हो रही हो, कोशिश भी काफ़ी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, ये ब्लॉक है,
जाहिर बात है ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे तरफ गिरेगा। जाहिर कोई भी चीज़ तुम इंक्लाइन प्लेन पर रखोगे वो अपने वेट की वजह से नीचे तरफ गिरेगी। अभी नीचे हम रीजन भी देखेंगे क्यों गिरती है वो। तो अगर ये जो है वो इंक्लाइन प्लेन रफ है तो देयर मस्ट बी अ फ्रिक्शन ओवर हियर। ठीक है, हो सकता है ये मूव नहीं कर रहे हो सकता है ये स्टेशनरी हो, लेकिन इसको रोकने वाली चीज़ ही फिर फ्रिक्शन होगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा मोशन हो रहा हो आपके पास फॉर फ्रिक्शन टू बी कंसिडर्ड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन दोनों चीज़ों का दिल चाह रहा होता है आपस में मूवमेंट अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट मूवमेंट कर लें, लेकिन जो मूवमेंट रोक के खड़ी होती है वो फ्रिक्शन ही खड़ी होती है रोक के। सेकेंड थिंग, इट इज़ ऑलवेज मार्क्ड ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। कैसे मार्क करते हैं अभी नीचे सवाल करेंगे तो वी विल सी दैट इज वेल। जो भी आपकी डायरेक्शन मोशन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन यू है, डाउनवर्ड है, ठीक है जी, तो आप अपनी फ्रिक्शन कैसे मार्क कर दोगे, फ्रिक्शन जो है वो आप ऐसे मार्क कर दोगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन हो या फिर जो है वो चाहत हो, ठीक है, कोशिश की जा रही है उस मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक की, अब इसकी कोशिश ये होगी मैं नीचे गिर जाऊँ, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो उसको रोक रही होगी, ऊपर की तरफ रख रही होगी कि भाई आप नीचे नहीं जाओ। एंड देन सम टर्मिनोलॉजीज, जैसे हमने रिजिड ऊपर बात करी, तो इसी तरह हमारे पास स्मूथ और रफ है। स्मूथ का मतलब ये कि फ्रिक्शन नहीं लेना उस क्वेश्चन में, और रफ का मतलब ये कि फ्रिक्शन को कंसिडर करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट, सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। इंक्लाइन प्लेन का ही सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसके भी कॉन्सेप्ट्स हमारे पास क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg मूव्स अप द स्लोप विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 3.6 मीटर पर सेकंड दैट हैज बीन मार्क्ड टू यू फॉर यू ओवर हियर। ठीक है, ये जो 3.6 मीटर पर सेकंड है ये इसकी इनिशियल स्पीड है, सही है, और मास हमें नीचे डायग्राम में दिया। गिवन दैट द ग्राउंड प्रोवाइड्स a constant frictional force of 2 न्यूटन, ठीक है, कैलकुलेट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, शो दैट द नेट एक्सेलरेशन इज दिस एंड फलाना ढूंढा। ठीक है, तो फोर्सेस का सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप फोर्सेस मार्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्वियसली मेरा सबसे पहले मेरा वेट होगा, तो मैंने जो है वो वेट क्या कर दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड्स यू मार्क कर दिया। फिर मेरी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, मैंने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यू परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट यू मार्क कर दी। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला W है, ब्लू वाला नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, और फिर फ्रिक्शन कैसी होगी, देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं अप द स्लोप जा रहा हूँ, मेरी जो अभी जो वेलोसिटी है वो अप द स्लोप है, तो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग डाउन द स्लोप। तो मेरी जो फ्रिक्शन होगी, लेट्स ड्रॉ इट विद ग्रीन ताकि नजर आ जाए। ठीक है, तो मेरी जो फ्रिक्शन होगी वो फ्रिक्शन जो है वो डाउन द स्लोप एक्ट कर रही होगी लाइक दिस, 2 न्यूटन्स, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो 2 न्यूटन्स डाउनवर्ड्स मेरे पास एक्ट कर रही है। ठीक है, क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, वो कर लेते हैं। उससे पहले हमने क्या करना है, हमने ये रेजोल्यूशन याद कर। अगर आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में 99% टाइम यही केस फॉलो होता है। ठीक है, तो आप रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये वाला जो कंपोनेंट होगा W का, यानी डाउन द स्लोप वाला कंपोनेंट, वो होगा W साइन थीटा, और जो परपेंडिकुलर टू स्लोप वाला कंपोनेंट होगा वो होगा W कॉस थीटा। ठीक है, और याद रखना W का हमेशा एक कंपोनेंट डाउन द स्लोप आएगा। अगर मैं प्लेन को यूं कर दूं, ठीक है जी, तो ये जो W का कंपोनेंट होगा, सॉरी, अगर W ऐसा है तो W का हमेशा कंपोनेंट कौन सा आएगा, ये वाला। ठीक है, डाउन द स्लोप आएगा। ठीक है, अब द स्लोप कभी भी नहीं आ सकता, स्लोप से हमेशा नीचे ही, नीचे की तरफ डायरेक्शन ही पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास ये इसकी रेजोल्यूशन होगा, ये याद कर लें। अगर एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है तो W sin थीटा इज द कंपोनेंट दैट इज डाउन द स्लोप एंड W cos थीटा इज द वन दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे हो करेंगे भाई, देखो ऑब्जेक्ट जो है वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन इट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। सो आई कैन सॉल्व फॉर इक्विलिब्रियम इन दिस डायरेक्शन एंड आई कैन से भाई देखो कौन कौन सी फोर्सेज है मेरे पास, एक W cos थीटा है और एक R है, सिर्फ यही दो फोर्सेज हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर होंगी। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि W cos थीटा इक्वल्स टू R। सो W को क्या लेते हैं, W को लेते हैं mg cos थीटा। सो मास हमें दिया हुआ है 3, 9.81 इज G, और cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 20, और मेरे पास मेरी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगी। सो 3 इंटू 9.81 इंटू cos 20, सो वी आर गेटिंग अ वैल्यू फॉर द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ 27। अच्छा, 2 सिग्निफिकेंट है सारी वैल्यूज, ठीक है, तो मैं इसको फिर जो है वो 2 सिग्निफिकेंट कर लेता हूँ, 28 न्यूटन कर लेता हूँ। ठीक है, 27.66 आ रहा था, मैंने इसको 28 न्यूटन कर लिया। फिर क्या है, शो दैट द नेट एक्सेलरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, बेसिकली अगर हम फोर्सेज के सवाल देखें ना तो यही होता है, आपने तमाम फोर्सेज मार्क करनी है, फिर आपने ये देखना है कि अगर वो फोर्सेज बैलेंस्ड हैं तो इक्विलिब्रियम होगा, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। अगर वो फोर्सेज बैलेंस्ड नहीं है तो फिर जो है वो आपके पास एक नेट फोर्स आ रही होगी और नेट एक्सेलरेशन आ रही होगी, राइट। अगर मैं इस डायरेक्शन में देख लूँ, इन दिस डायरेक्शन, ये जो पैरेलल टू द स्लोप है, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास दो फोर्सेज हैं, एक W sin थीटा और एक फ्रिक्शन
और ये दोनों की तरफ, दोनों डाउन की तरफ पॉइंट कर रही है, ऊपर की तरफ कोई भी फोर्स मौजूद नहीं। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर इक्विलिब्रियम होना तो फिर लाजमन कोई ना कोई फोर्स अपवर्ड भी होनी चाहिए अप द स्लोप, बट देयर इज नो फोर्स। सो डब्ल्यू साइन थीटा एंड फ्रिक्शन आर बोथ एक्टिंग डाउन द स्लोप। ठीक है, जब भी आपके पास इक्विलिब्रियम ना हो, फोर्सेस ना इक्वल हो, तो आप क्या कर लो, एक कन्वेंशन बना लो। मैं जो हूँ वो क्या कर रहा हूँ, कन्वेंशन बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है अप द स्लोप, तो मैं अप द स्लोप एक कन्वेंशन बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, और मैंने ये कर लिया। अब मैं क्या कर लूंगा, अब मैं जो हूँ अपनी नेट फोर्स की एक्सप्रेशन लिखूंगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगी मेरी, मेरी फ्रिक्शन भी ऑपोजिट टू माय कन्वेंशन है, सो मैं नेगेटिव फ्रिक्शन ले लूंगा, और मेरी डब्ल्यू साइन थीटा भी ऑपोजिट टू माय कन्वेंशन है, तो मैं इसको भी नेगेटिव ले लूंगा, माइनस डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, आप डाउन द स्लोप पॉजिटिव करके इन दोनों को पॉजिटिव ले सकते थे, कोई मसले की बात नहीं। तो ये आपकी नेट फोर्स आ गई। ठीक है, अब नेट फोर्स निकालूंगा तो नेट एक्शन निकालूंगा, राइट, बिकॉज नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। सो अगर मुझे नेट फोर्स पता लग गई तो फिर मैं मास इंटू नेट एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं नेट फोर्स की जगह ये डाल देता हूँ, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, दैट विल इक्वल टू माइनस एफ आर माइनस डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, ये यहाँ से मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इधर वर्किंग करनी होगी। अच्छा, मास क्या था इस ऑब्जेक्ट का, मास जो है वो हमारा 3 kg था, राइट। सो 3 kg इंटू नेट एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन है, तो -2 जाएगा, और माइनस डब्ल्यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, -3 इंटू 9.81 इंटू साइन 20। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज हो जाएंगी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो -2 देन -3 इंटू 9.81 इंटू साइन 20। ठीक है, और फिर मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, तो आपकी नेट एक्सेलरेशन क्या आ रही है, आपकी नेट एक्सेलरेशन 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी कमिंग आउट टू बी नेगेटिव में। अगर आप अपनी कन्वेंशन के हिसाब से करोगे इस चीज़ों को, तो आपको डायरेक्शन को कभी भी खुद नहीं ढूंढना पड़ेगा। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंशन इट इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए भाई, जब दोनों फोर्सेज डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स भी डाउनवर्ड होगी, डाउन द स्लोप होगी, और नेट एक्सेलरेशन भी डाउन द स्लोप होगी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड अप द स्लोप बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। जाहिर बात है कि भाई अगर मेरी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, राइट, दिस एक्सेलरेशन इज डाउन द स्लोप एंड आई हैव अ वेलोसिटी ऑफ अप द स्लोप, तो जाहिर बात है जब वेलोसिटी की डायरेक्शन एक हो और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दूसरी हो, तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगी, वेलोसिटी को डिक्रीज कर करके जीरो पे ले आएगी, है ना। तो हमने यही सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन किस चीज़ का बन गया, ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का बन गया, क्योंकि आपकी जो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होगी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्यों, बिकॉज आपका वेट कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू साइन थीटा कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपके पास आपकी नेट एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आ रही होगी, आप यहाँ पे काइनेमेटिक्स लगा सकते हो। आई वांट टू वर्क आउट द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस कौन सा निकालना है, डिस्टेंस वो डिस्टेंस निकालना है जब ये ऑब्जेक्ट जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। सो I know the velocity, the final, I know the initial, ठीक है, I know the acceleration, and I want to work out the distance it moves. So v square equals to u square plus 2as लगा लेंगे, v square equals to u square plus 2as। v में क्या जाएगा, v में 0 जाएगा क्योंकि रेस्ट में आ रही है। u में क्या जाएगा, 3.6 अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन पॉजिटिव, सो 3.6 स्क्वायर्ड प्लस 2। एक्सेलरेशन क्या है हमारी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है डाउनवर्ड। ठीक है, माइनस साइन मिट गया गलती से अनडू करते हुए शायद। सो डाउन द स्लोप है तो मैं इसको -4 ही लूंगा, और डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या करनी है, मुझे निकालनी है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय -2 इंटू 4, या 2 इंटू -4, एंड दैट विल बी इक्वल टू माई डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आ गई, 3.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, आई एम गेटिंग एक सेकेंड, 3.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ 8 ही होगा, सही है। सो मेरे पास जो है वो ये आ रहा है 1.62 मीटर्स। मैंने अब द स्लोप क्या कर लिया, ट्रैवल कर लिया, और फिर मैं क्या आ जाऊँगा, रेस्ट में आ जाऊँ। फिर क्या बोला हुआ है, टाइम भी निकाल दो जबकि ये होता है। तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्शन पता है, आपको टाइम बोल रहे हैं। तो मैं जो हूँ वो पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, v इक्वल्स टू u+8। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस। ठीक है, क्योंकि सबसे आसान है, आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपने s निकाल लिया। अच्छा, सो v क्या है, v 0 है, u क्या है, अकॉर्डिंग टू माई कन्वेंशन पॉजिटिव 3.6 है, एक्सेलरेशन -4 है। ठीक है जी, और मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया -3.6 डिवाइड बाई -4। सो आई एम गेटिंग 3.6 डिवाइड बाई 4। सो वी आर गेटिंग 0.9 सेकेंड्स। मैंने जो है वो ऊपर की तरफ क्या करा है, ट्रैवल किया है बिफोर आई केम टू रेस्ट, और रेस्ट जब आया तो मेरी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो आ गई 1.62 मीटर्स।
ठीक है, तो इसमें मैंने आपको जो है वो वेट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और फ्रिक्शन जो है वो आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं ऑन द अदर काइंड्स ऑफ फोर्सेस। अच्छा, नेक्स्ट जो बात है, दूसरी बात बेटा, ये इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, ये इतना कॉमन नहीं है ये वाला केस, लेकिन देख लो, मैंने ये वाला तो बता दिया तुम लोगों को, जो एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल होता है तो डब्ल्यू साइन थीटा डाउन द स्लोप वाला कंपोनेंट है। लेकिन अगर एंगल विद दी वर्टिकल दे दिया, देखो यहाँ पे क्या किया एग्जामिनर ने, यहाँ पे वर्टिकल बनाई और आपको एंगल विद दी वर्टिकल दे दिया। तो आपने बस ये याद रखना है कि अगर आपको एंगल विद दी वर्टिकल दे दिया जाए तो बस रेशियोज फ्लिप कर देंगे, डब्ल्यू साइन थीटा की जगह डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाएगा और डब्ल्यू कॉस थीटा की जगह डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगा। बस ये बात याद रख लो, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, बाकी सब आप वही वैसे ही सॉल्व कर रहे होंगे। अगर एंगल विद दी वर्टिकल दे दें तो बस रेशियोज को फ्लिप कर दो, जहां साइन ले लेते वहां कॉस ले लो, जहां कॉस ले लेते वहां साइन ले लो, दैट्स इट। अच्छा, बट एंड वंस अगेन दिस इज वेरी अनकॉमन, बहुत रेयर होता है अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए, ये वर्टिकल वाला एंगल विद दी वर्टिकल। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट टेंशन। टेंशन इज अ रिस्टोरेटिव फोर्स दैट डेवलप्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन। ठीक है, ऑब्वियसली डिफॉर्मेशन है तो हम इसको डिफॉर्मेशन सॉलिड में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, और क्या होती है भाई, देखो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, अब ऑब्जेक्ट का दिल नहीं होता कि उसको कोई खींचे या उसका कोई शेप खराब करे। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचो या कंप्रेस करो तो उसको गंदा लगता है वो, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को बचाता है, अपने आप को बचाता है, एक काउंटर फोर्स लगाता है आपके ऊपर कि आप उसको ना खींचो या आप उसका शेप को डिस्टर्ब ना करो। सो टेंशन जो है वो उस चीज का नाम है, ये उस रिस्टोरेटिव फोर्स का नाम। सेकंड, इट इज ऑलवेज मार्क्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। जिस तरफ बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो रही होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, हमेशा हमारी टेंशन मार्क होगी। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, अ हिल क्लाइंबर इज क्लाइंबिंग अप अ स्मूथ हिल विद द हेल्प ऑफ अ रोप एज शोन, गिवन दैट द मास ऑफ द हिल क्लाइंबर इज 80 kg। ओके, सो मास दिया हुआ है हमें, जो है वो हिल क्लाइंबर का क्या है, 80 kg है। दे आर आस्किंग यू मार्क ऑल ऑफ द फोर्सेज एंड ड्रॉ अ वेक्टर ट्राइंगल फॉर देम। अच्छा, दूसरी बात क्या लिखी हुई है यहाँ पे, स्मूथ हिल लिखा हुआ है तो हम फ्रिक्शन नहीं लेंगे। सो फोर्सेज कौन कौन सी होंगी, सबसे पहली तो आपका वेट हो जाएगा, तो मैंने इस हिल क्लाइंबर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका वेट मार्क कर दिया। टेंशन कैसी होगी, देखो ये जो बंदा है ये अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ गिरना चाह रहा होगा, जाहिर बात है ये रोप को भी नीचे की तरफ खींच रहा होगा। सो रोप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होगी, वो अपने ऊपर एक ऊपर की तरफ टेंशन लगा रही होगी अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी, इट इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, तो आपकी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे आ गई। अब क्या बोला हुआ है बेटा, आपको आपको ये बोला हुआ है कि ड्रॉ अ वेक्टर ट्राइंगल फॉर देम। तो वेक्टर ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आपकी वेट डाउनवर्ड है, ठीक है, फिर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ये आ गई और टेंशन आपकी यूं है तो आपने यूं मार्क कर, ठीक है। और ये ध्यान में रखना, मैं इसको क्लोज ट्राइंगल क्यों बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, दिस पर्सन इज हैंगिंग, नीचे नहीं गिर रहा ना ऊपर चढ़ रहा है, अभी हैंग कर रहा है, अभी स्टेशनरी है। सो ऑल थ्री ऑफ देम मस्ट बी कॉजिंग एन इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हो गई, ये मेरी पहली वाली चीज का आंसर हो गया। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम कॉज हो रहा है तो हमेशा क्लोज्ड वेक्टर ट्राइंगल बनेगा। क्लोज्ड वेक्टर ट्राइंगल से मतलब क्या है कि जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं से जब आप कोई भी फोर्स, अच्छा अब ये किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, आप पहले टेंशन को भी रख सकते थे, फिर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर वेट, बस हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करना है और इसको रखते जाना है। मैंने डिस्कस भी किया है आपके पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स में ये चीज़ को, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द टेंशन रिक्वायर्ड टू होल्ड हिम अपवर्ड्स। ओके, सो भाई देखो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है जी, तो जाहिर बात है इक्विलिब्रियम में कैसे कैसे होगा। सबसे पहली बात, नंबर 2 को अगर हम देखें तो देखो ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी है, यानी द नेट फोर्स ऑन हिम इन द वाई डायरेक्शन इज आल्सो इक्वल टू 0, एंड ये इधर और इधर भी नहीं जा रहा, यानी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्या है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, हमने इसी कॉन्सेप्ट को लेके इस इंक्लाइन प्लेन को भी सवाल को भी सॉल्व किया था। भाई देखो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में थी तो उसमें लगा ली इक्विलिब्रियम, और इस डायरेक्शन में नहीं थी तो हमने नेट फोर्स निकाल के फिर एक्सेलरेशन के थ्रू काम कर लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब ये वाला कैसा क्वेश्चन, अब इसमें कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि इसमें दोनों डायरेक्शन में हमारे पास जो हमारी नेट फोर्स होगी वो 0 होगी, ये हैंग कर रहा है, स्टेशनरी है इधर। ठीक है, सो खैर बहरहाल अब नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले लिखना है कौन कौन सी फोर्सेस वर्टिकल है और कौन कौन सी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है। सो टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, टेंशन कैसे रिजॉल्व होगी, एक कंपोनेंट आ जाएगा आपकी टेंशन का ऐसा वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट आपका ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये विद दी एंगल है, ठीक है, एंगल के साथ है, तो एंगल के साथ वाला क्या होता है, एंगल के साथ वाला टी कॉस होता है, तो टी कॉस 60 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, ये टी साइन 60 हो जाएगा जो ऑपोजिट वाला। अब आपने देखना है कि भाई देखो अगर मेरे पास वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो मेरी वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, यानी टी साइन 60 और डब्ल्यू क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। सिमिलरली मेरे पास क्या होगा,
मेरा जो टी कॉस 60 होगा और मेरा जो आर होगा वो आपस में क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे, ठीक है, वरना इक्विलिब्रियम कॉज नहीं हो सकता. सो देयरफॉर आई कैन राइट टू इक्वेशंस. आई कैन से दैट फॉर नेट फोर्स इक्वल टू इन द वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, आई कैन से टी साइन 60 इक्वल्स टू डब्ल्यू, ठीक है. और जो है वो दूसरी क्या है, दूसरी ये है कि टी कॉस 60 इक्वल्स टू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. सही है. कैलकुलेट द टेंशन. देखो मुझे मास पता है तो मैं इसका वेट निकाल के टेंशन निकाल सकता हूँ, ठीक है. तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ अब आगे. सो टी साइन 60 विल इक्वल टू वेट, सॉरी मास इसका 80 kg है और जो ग्रेविटेशन 9.81 होती है. सो टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है, 80 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय साइन 60. सो मेरे पास आ गई टेंशन की वैल्यू 906 न्यूटन्स, ठीक है. टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेते हैं क्योंकि इसका वो दिया हुआ है. सो हम टेंशन को राउंड ऑफ कर लेते हैं 910 न्यूटन्स पे, ठीक है. सो हमें टेंशन 910 न्यूटन्स रिक्वायर्ड है टू कीप हिम इन इक्विलिब्रियम वर्टिकली, ठीक है. और जो है वो क्या कहते हैं, एक सेकेंड रुको. यस, सही है. अच्छा, फिर क्या है, कैलकुलेट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन हिम फ्रॉम द वॉल. तो हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं अब, ठीक है, क्योंकि मुझे टेंशन पता लग गई है. सो आई कैन यूज दैट फॉर नंबर 3. दैट what is that, it is going to be that t cos 60 equals to r. so टेंशन क्या है, मेरी टेंशन जो है वो 910 है. cos 60 equals to the normal contact force. so 910 cos 60, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास मेरी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ रही है 455 न्यूटन्स, ठीक है. तो ये वाला सवाल भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया. आगे आ जाते हैं, हमने टेंशन भी अपने आप को क्लियर कर ली है. अच्छा, टेंशन जो है ना, बहुत सारे बच्चे याद करते हैं कि हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वो होती है कंसिडरेशन. तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जिसमें शायद वो फेल कर जाए, ठीक है. अगर मैंने आपके स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है, लेट से यू हैव दिस, ये आपकी दीवार है, ठीक है, और दीवार के अगेंस्ट ये जो है वो एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है. दीवार है और ये नीचे ज़मीन है और इसके अगेंस्ट आपने एक स्प्रिंग लगाया हुआ है जिसको आपने क्या करा हुआ है, जिसको आपने अभी फिलहाल कंप्रेस किया हुआ है. एक ऑब्जेक्ट ने इसको जो है वो आके दबाया हुआ है. सो इट हैज़ कंप्रेस्ड इट, कंप्रेस किया हुआ है. सो हमेशा अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है. आपने ये याद रखना है कि भाई जिस तरफ मेरी डिफॉर्मेशन हो रही है उसके ऑपोजिट, ठीक है. जैसे हमने इधर देखा भाई ये नीचे तरफ गिर रहा है तो आपकी टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि नीचे तरफ रोप एक्सटेंड करे. इधर स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ है तो स्प्रिंग किस डायरेक्शन में कॉम्प्रेस हुआ है, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ है इस डायरेक्शन में, राइट, लेफ्ट की तरफ उसको पिचका दिया. सो देयरफॉर द टेंशन विल बी अप्लाइड राइट वर्ड लाइक दिस. वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होगी लाइक दिस, ठीक है. तो ये आपने याद रखना है कि अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन एक्ट करती है हमेशा ये. नेक्स्ट फोर्स दैट वी हैव इज द ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स इज द रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड, ठीक है. तो ये फ्रिक्शन होती है, इट इज बेसिकली फ्रिक्शन, बट इट इज द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड्स. अगर आप किसी भी फ्लूइड में मूव कर रहे हैं तो उस फ्लूइड में मूव करने की जो आपको फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है, हो रही है जो आपके ऊपर, वो ड्रैग फोर्स कहलाती है. वंस अगेन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मार्क्ड ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. एंड इसमें ये वाला रिलेशनशिप इज वेरी वेरी डीप कि ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज विद वेलोसिटी. जब आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी ड्रैग फोर्स बढ़ेगी, ठीक है जी. जब आपकी वेलोसिटी कम होगी ड्रैग फोर्स कम होगी, लाजिमन होगी. और जब आपकी वेलोसिटी जीरो है तो आपकी ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है. ये आपने याद रखना है, वेलोसिटी के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है. बाकी ये है कि इन एयर, अगर हम हवा में बात करें तो हम इसको एयर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और अगर हम लिक्विड्स की बात करें जैसे पानी में तो हम इसको विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू, ही वांट्स यू टू रिमेंबर दिस केस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन द एयर, ठीक है जी. P2 में शायद हो सकता है सवाल ना है, वर्क एनर्जी पावर में आ जाता है वैसे एनर्जी कंजर्वेशन का, लेकिन P1 में डेफिनेटली इन तीनों ग्राफ्स में से कोई एक ग्राफ आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपसे इस केस के रिलेटिंग कोई फोर्सेस वगैरह में कोई सवाल पूछा जाएगा. तो ये सवाल हर साल आता है, एक मार्क तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका पेपर में आई गई आएगा, तो इसको जो है वो प्रॉपरली समझ लीजिएगा. अच्छा, अगर हम ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर की बात करें तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली हम उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से ड्रॉप करते हैं, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉप इट फ्रॉम रेस्ट. तो क्या होगा, अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर उसका वेट एक्ट कर रहा होगा, है ना, और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी. क्यों, क्योंकि जब वेलोसिटी जीरो है तो इसके ऊपर इसकी ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, जीरो होगी. और हम अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम अभी फिलहाल ये अज्यूम कर रहे हैं कि अब थ्रस्ट इज नेग्लिजिबल, ठीक है. अब थ्रस्ट की थोड़ी देर में बात करेंगे, अब थ्रस्ट इज नेग्लिजिबल अज्यूम करेंगे फिलहाल, नेग्लिजिबल, ठीक है. यहाँ पे लिख भी लेते हैं अज्यूमिंग
अब थ्रस्ट इज नेग्लिजिबल। सही है। तो अभी क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है तो कोई ड्रैग फोर्स नहीं होगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर अपना वेट एक्ट कर रहा है। सो नेट फोर्स क्या हो गई, नेट फोर्स आ गई आपकी, अगर मैंने डाउनवर्ड्स पॉजिटिव बोला हुआ है तो आपकी वेट जो है वो पॉजिटिव जाएगी, सो नेट फोर्स विल बी पॉजिटिव डब्ल्यू। और नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, वेट की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है वो 9.81 होती है। सही है। थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, जाहिर बात है एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड की तरफ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी वेलोसिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग डाउनवर्ड। वेट अपनी जगह का जगह वहीं रहेगा, ठीक है, वेट अपना चेंज नहीं करेगा, वेट इज स्टिल ओवर देयर। लेकिन क्योंकि अब मेरे पास एक वेलोसिटी आना शुरू हो गई है, तो इसी कॉन्सिक्वेंस की वजह से, यानी एज अ कॉन्सिक्वेंस मेरे ऊपर ड्रैग फोर्स भी डेवलप करना शुरू करेगी। वाई, बिकॉज देर इज अ वेरी वेरी गहरा ताल्लुक ऑफ ड्रैग फोर्स विद वेलोसिटी। When velocity increases, drag force will also increase. And drag force कैसे मार्क करेंगे, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड बढ़ रही है तो ड्रैग फोर्स अपवर्ड बढ़ेगी। अब क्या हो जाएगी नेट फोर्स, अब नेट फोर्स हो जाएगी W minus FD, right? W will be taken as positive and drag force according to this convention will be taken as negative. And नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जाहिर बात है, देखो पहले जब W था तो नेट एक्सेलरेशन 9.1 थी, अब जो हमारी नेट एक्सेलरेशन होगी वो लेस देन 9.1 होगी। ऑब्वियसली W में से आपको सब्ट्रैक्ट कर दे तो नेट फोर्स कम हो गई, नेट फोर्स कम हुई तो नेट एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, है ना। अच्छा, फिर आफ्टर सम मोर टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपकी जो वेलोसिटी है वो इतनी इंक्रीज कर गई होगी कि उस वेलोसिटी के कॉन्सिक्वेंस में आपकी ड्रैग फोर्स इतनी इंक्रीज कर गई है, ठीक है जी, कि आपके जो ड्रैग फोर्स और वेट है वो क्या हो गए, वो बराबर हो गए। यानी आपकी जो नेट फोर्स है वो क्या हो गई, वो जीरो हो गई, एज योर वेट इक्वल्स टू योर ड्रैग फोर्स। एंड व्हाट विल बी द नेट एक्शन इन दिस पॉइंट, द नेट एक्शन विल बी जीरो। ठीक है, यहां पे आप इक्विलिब्रियम में पहुंच गए। एंड दिस इज द केस वेयर यू विल हैव टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब आप इस पे कांस्टेंट वेलोसिटी पे क्या करते रहोगे, कांस्टेंट वेलोसिटी पे यू विल कंटिन्यू टू फॉल डाउन। सो कांस्टेंट वेलोसिटी से यू विल कीप फॉलिंग डाउनवर्ड, राइट। सो ये आपके पास क्या हो गई, ये आपकी पूरी जो है वो केस हो गई है। अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा मुझे इसके ग्राफ्स बना के दिखा दो, तो एक्सेलरेशन टाइम कैसे बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ऐसे बनेगा, लाइक दिस। कैसे पता ऐसे बनेगा, क्योंकि देखो भाई आपकी एक्सेलरेशन स्टार्ट हुई थी 9.81 पे, और क्या होना है, उसने जीरो होना है, ठीक है, इट हैज़ टू बिकम जीरो इवेंचुअली। तो वो दूसरी बात ये है कि आप इसको डिक्रीजिंग यू कर्व से दिखाएंगे, और बाकी ये है कि यहाँ पे देखो ये नहीं करना, यू नहीं होगा, ये किसी और वैल्यू पे कांस्टेंट नहीं होगा, जीरो पे ही होगा। और जीरो पे भी जब कांस्टेंट कर रहे हैं तो कांस्टेंट करके दिखाना है, यानी यू नीड टू शो अ कंसिडरेबल टाइम ड्यूरेशन जहाँ पे वो जीरो थी। ये नहीं कि बस जीरो पे टच करके छोड़ के आगे ग्राफ, यू नहीं करना, टच कर दिया बस आगे कुछ नहीं बनाया, नहीं, आगे भी बनाना है, जीरो पे कांस्टेंट दिखाना है उसको। फिर वेलोसिटी के साथ क्या होगा, देखो वेलोसिटी पहले जीरो थी, फिर इंक्रीज करी, और इंक्रीज करते करते एक पॉइंट आया जब आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो गई, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस विल बी योर टर्मिनल वी, टर्मिनल वी। एंड देन फाइनली मैं अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बोलूं, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसा बनता है कुछ, ठीक है जी, इट इज लाइक दिस, एंड देन यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर। सही है, ये ऐसे कैसे बन गया, देखो क्या बताया था मैंने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट टाइम ग्रेडियंट इज वेलोसिटी। सो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी है। तो देखो अगर मेरी वेलोसिटी शुरू में जीरो है तो मेरी शुरू की टेंजेंट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। फिर मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो मेरी टेंजेंट्स की स्टीपनेस जो है वो क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। एंड देन फाइनली जब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो तब मेरे ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ को भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी यहाँ पे मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो से स्टार्ट क्यों कर रही है, बिकॉज हम अपनी इनिशियल पोजीशन को फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। सो दीज आर द थ्री ग्राफ्स फॉर दिस केस। अच्छा, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अप थ्रस्ट, और फिर बस एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड दैट्स गोइंग टू बी डन फॉर दिस वीडियो। सो अप थ्रस्ट क्या होती है, अप थ्रस्ट इज एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, इट इज ऑलवेज मार्क्ड अपवर्ड्स। ठीक है, हम जब भी एक ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं या किसी भी फ्लूइड के अंदर डालते हैं, हवा के अंदर भी, ठीक है, ऊपर तो हमने हवा में अभी फिलहाल तो अज्यूम नेग्लिजिबल कर ली, लेकिन हवा में भी अपथ्रस्ट होती है बिकॉज हवा इज ऑल्सो इन फ्लूइड। ठीक है, सो इट इज एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन फ्लूइड। एंड दूसरी बात क्या है, इट इज ऑलवेज मार्क्ड अपवर्ड्स, हमेशा अपवर्ड्स मार्क होगी। अच्छा, ये आती कहाँ से है, ये एग्जामिनर पूछ लेता, ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट बता दो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इट इज जनरेटेड बाय अ प्रेशर डिफरेंस। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं, ठीक है जी, एक मिनट सॉरी,
मैं अगर ऑब्जेक्ट को पानी में डालूंगा, ठीक है जी, तो हम सबको पता है कि भाई देखो जो नीचे वाला फेस होगा वो ज़्यादा डेप्थ पे है देन द अबव वाला फेस। और हम सबको पता है हमारी जो प्रेशर होता है वो रॉजी एच होता है, यानी वो हाइट के ऊपर या डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जहाँ पे कम डेप्थ वहाँ पे कम प्रेशर, जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है जी। लेट्स से द प्रेशर एट बॉटम मोर एंड द प्रेशर एट टॉप इज लेस। सिमिलरली प्रेशर बॉटम मोर है तो फोर्स एट बॉटम भी मोर होगी, और प्रेशर एट टॉप लेस है तो फोर्स एट टॉप भी लेस होगी, ठीक है। तो साधारण बात है, अगर बॉटम फोर्स ज़्यादा है यानी ऊपर की तरफ फेंकने वाली फोर्स ज़्यादा है और नीचे तरफ फोर्स धकेलने वाली फोर्स कम है, तो इसका मतलब क्या है, एक नेट फोर्स आ रही होगी अपवर्ड्स। और ये जो नेट फोर्स है इन दोनों की, जो ये ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस का जो सबट्रैक्शन आ रहा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम अप थ्रस्ट बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अप थ्रस्ट के हमारे पास दो फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं, एक है रॉ एफ ए एच जी, एक है रॉ वी जी। आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही है, इसमें बस एरिया और एच को अलग अलग लिख दिया, वॉल्यूम को एक जगह लिखा हुआ है, ठीक है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। अच्छा, इसमें सिंबल्स को जरूर देख लो। रॉ एफ इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं है। एग्जामिनर आपको हो सकता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दे दे, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं होती है, ठीक है। एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब ये एच और वी, इसको भी समझ लो। एच और वी ऑब्जेक्ट की हाइट और वॉल्यूम नहीं है। एच एंड वी आर दी हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड, यानी जितनी हाइट और जितना वॉल्यूम पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर होगा उतनी आप लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे आप, ठीक है। एंड फाइनली जी जो होता है वो आपके पास आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। सो देन वी हैव गॉट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपथ्रस्ट को ड्राइव कर सकते हैं, यानी अपथ्रस्ट के जो फॉर्मुलेस मैंने आपको बताए थे वो। तो आर्किमिडीज कहता है कि आपकी जो अपथ्रस्ट होती है ऑब्जेक्ट पे वो बराबर होती है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड, सॉरी, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के, ठीक है। दिस इज व्हाट आर्किमिडीज सेज। सो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कैसे निकलेगा, थ्रू द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मुझे मास नहीं पता होता मेरे फ्लूइड का कितना डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन मैं क्या निकाल सकता हूँ, मुझे ये पता है कि मेरी जो डेंसिटी होती है वो मास ओवर वॉल्यूम होती है। तो मास निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। ये बात याद रहे, मैं अभी मास ऑफ फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। तो मास ऑफ फ्लूइड को कैसे खोलूंगा, मास ऑफ फ्लूइड को खोलूंगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू जी, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर अपथ्रस्ट, जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला दिखाया। अच्छा, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, अब आप बोलोगे सर आप तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बोल रहे हो, लेकिन आपने बोला है कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है वॉल्यूम, है ना, ऐसे ही है ना, इक्वल्स टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली देखो, जो भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा ना वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा। सो दैट इज हाउ दीज क्वांटिटीज आर लिंक्ड, कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला ड्राइव होता है। अच्छा, अब क्या है, सॉरी दो क्वेश्चन करेंगे इसके। तो क्या लिखा हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg फ्लोट्स इन वाटर। फ्लोट का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है जी। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड गिवन दैट द ऑब्जेक्ट हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस। टू सॉल्व अ फोर्सेस क्वेश्चन वी विल ऑलवेज मार्क द फोर्सेस सबसे पहले। तो वेट विल बी डाउनवर्ड्स एंड अप थ्रस्ट विल बी अपवर्ड्स, एंड इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, वेट विल इक्वल टू अप थ्रस्ट। वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा 5 इंटू 9.81 mg। अप थ्रस्ट क्या हो जाएगी, रॉ वी जी। अच्छा, रॉ क्या दिया हुआ है, रॉ हमें फ्लूइड का निकालना है, आई थिंक, है ना। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, सो वी वांट टू वर्क आउट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड किया है, ठीक है। देखो, आपके पूरे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, यू कैन सी दैट। लेकिन पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर तो नहीं है, पानी में कितना है, पानी में 5 सेंटीमीटर है। तो आपने बस इतना वॉल्यूम लेना है विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस 5 सेंटीमीटर इन वाटर, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट सबमर्ज्ड दैट विल बी 5 इंटू 10⁻⁻²। और मुझे फिर जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये 9.1 आ गया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, देखो ये रॉ एफ है, ये एरिया है, ये एच है, ये जी है, ठीक है। अच्छा, आप जो है वो इस जी जी को कैंसिल आउट कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात ये देख लो, ये कन्वर्जन भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है। इसमें देखो देखो, मेरे पास अगर सेंटीमीटर होता है, सबको पता है मैं क्या करता हूँ, 10⁻⁻² करता हूँ तो वो मीटर बन जाती है। अगर मैं आपको बोलूँ सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो, तो आपने बस इसको 10⁻⁻² के होल स्क्वायर, यानी जो भी कन्वर्जन होगी इसको स्क्वायर कर दो, तो आपने फिर उससे उसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई टुक द 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻² होल स्क्वायर इज 10⁻⁻⁴। नाउ यू कैन सॉल्व
सो 5 डिवाइड बाय 1000 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻2। सो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास मेरी डेंसिटी आ गई 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या ओके जी, सो मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज सबमर्ज्ड डीप इनटू वाटर एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई हुई आपको एक बॉल, ठीक है, जिसको इन्होंने डीप इन वाटर जो है वो सबमर्ज कर दिया। इसका जो रेडियस है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और जो है वो दूसरी बात क्या दी हुई है, और इसको हमने रेस्ट से जो है वो रिलीज किया। सो इट हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो यू इक्वल टू इसका 0 हुआ हुआ। ठीक है, आई डोंट नो मैं इतनी छोटी राइटिंग क्यों कर रहा हूँ। लेट मी राइट अ लिटिल बिट बिगर। 10 सेंटीमीटर आ गया, और जो है वो u इक्वल टू 0 हो गया इसका। सही है। As soon as it is released from rest, it starts traveling upwards। ठीक है जी। अच्छा जी, given that the density of water is 1000 kilogram per meter cube and the ball has an initial acceleration of 1.91 meter per second square, draw the free body diagram of the ball marking all of the forces on it initially। ठीक है, तो initially कौन कौन सी forces होंगी, देखो सबसे पहले तो weight तो हमेशा ही होता है, ठीक है, क्योंकि weight जो है वो किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट होगा, तो हमने डाउनवर्ड्स जो है वो वेट तो एक्ट कर दिए, डाउनवर्ड्स जो एक्ट करा। अच्छा, दूसरी बात क्या होगी, ऑब्वियसली दिस बॉडी इज इन वाटर, तो देयर विल आल्सो बी एन अपथ्रस्ट। ठीक है, सो एंड देन यू नीड टू थिंक अबाउट इफ देयर विल बी ड्रैग फोर्स, बिकॉज ड्रैग फोर्स इज व्हेन यू स्टार्ट मूविंग इन अ फ्लूइड। सो अभी फिलहाल हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो 0 है। सो देयरफॉर उसका मतलब क्या है कि हमारे पास अभी फिलहाल ड्रैग फोर्स नहीं होगी इस केस में। ठीक है, सिर्फ दो ही फोर्सेज आ जाएंगी, वेट और उसकी अपथ्रस्ट आ जाएगी। और एक्चुअली क्योंकि मैं ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरी एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मेरी जो अपथ्रस्ट है वो मेरी वेट से बड़ी है। ठीक है, सो माई अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट, एंड दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग अ नेट फोर्स अपवर्ड्स एंड अ नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब क्या करना है, हमने कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉल करना है, चलो कर लेते हैं। अच्छा, सो हाउ कैन आई गिव द नेट फोर्स इन दिस केस, लेट्स से आई एम टेकिंग अपवर्ड्स इज पॉजिटिव बिकॉज द बॉल विल स्टार्ट ट्रैवलिंग अपवर्ड्स। सो द नेट फोर्स A2 हो जाएगा ना, A2 will equal to the net force equals to upthrust will be taken as positive according to my convention, और weight क्योंकि downwards है तो मैं इसको नेगेटिव ले लूंगा। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज मास इंटू नेट एक्सिलरेशन। ठीक है, सो मास इंटू नेट एक्सिलरेशन। नेट एक्सिलरेशन क्या है, नेट एक्सिलरेशन 1.91 है, और क्योंकि मैंने अपवर्ड्स पॉजिटिव बोला हुआ है तो मैं 1.91 को पॉजिटिव में यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब थ्रस्ट क्या हो जाएगी, अब थ्रस्ट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आई कैन यूज अब थ्रस्ट बाय लुकिंग एट दीज थिंग्स दैट हैज बीन गिवन टू मी। ठीक है, तो मैं रॉ भी जी इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो रॉ क्या हो जाएगा, रॉ ऑफ द फ्लूइड इज 1000। ठीक है, रॉ ऑफ द फ्लूइड इज 1000। वी क्या हो जाएगा, रेडियस दिया हुआ है तो 4/3 पाई आर क्यूब कर लेते हैं बिकॉज इट्स स्फेरिकल बॉल। सो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, 10 इंटू 10⁻⁻2 होल क्यूब्ड। सो रॉ वी और जी हमें करना होगा तो 9.81। ठीक है, ये क्या हो गई, ये मेरी अपथ्रस्ट हो गई। एंड देन अब मुझे इसमें से वेट सब्ट्रैक्ट करना, तो वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू 9.81। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 9.81 m। सही है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1.91 m विल इक्वल टू, ये चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1000 इंटू 4/3 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2 होल क्यूब्ड इंटू 9.81। सही है, सो ये मेरे पास आ रहा है 13.08। ठीक है, और -9.81 m। 1000 इंटू 4/3 इंटू, अच्छा पाई रह गया, रुक जाओ, पाई आई फॉरगॉट टू मल्टीप्लाई, 4/3 पाई आर क्यूब, लेट्स मल्टीप्लाई पाई एज वेल। सो आई एम गेटिंग 41.092 -9.81 m। ठीक है, इस -9.81 को उस साइड भेज देते हैं। सो 9.81 प्लस 1.91 क्या हो जाएगा, इट विल बी 11.72 m equals to 41.092, and then I can do 41.092 divided by 11.72। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास मास आ गया 3.5 kg का। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सारी डेटा जो है वो 2 सिग्निफिकेंट दी हुई है। ठीक है, डेंसिटी 1000 दी हुई है। ठीक है, लेकिन अच्छा ये 3 सिग्निफिकेंट है बाय द वे, और डेंसिटी जो है वो 1 सिग्निफिकेंट है, सॉरी, और ये भी 3 सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब आप देखो, इसमें देखो
ये 3 सिग्निफिकेंट है, ये 3 सिग्निफिकेंट है। और ये देखो, ये जो डेंसिटी दी हुई है 1000 नहीं होगी जब भी इसको इतना दिया, तो आप इसमें अगर 2 सिग्निफिकेंट भी दोगे तो भी सही है, वरना जो है ना ये आपकी असल जो रॉ डेटा है वो ये है। ये तो वाटर की जो डेंसिटी की वैल्यू होती है वो तो एग्जैक्ट जो दी हुई है वो आपको दी। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम जो है वो इसको 3 सिग्निफिकेंट भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको 3.51 kg दे दें। ठीक है, तो ये क्या कर ली, ये हमने इसकी मास निकाली। देन लास्ट क्या बोला हुआ है, आफ्टर सम टाइम द बॉल स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वाइल स्टिल इन द वाटर। ठीक है, तो क्या मतलब है, ऊपर जाते हुए बॉल ने जो है वो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी अक्वायर कर ली, वेलोसिटी जो है वो इसकी कांस्टेंट हो गई। सही है। अब क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ अ न्यू डायग्राम शोइंग द फोर्स ऑन द बॉल एंड राइट एन इक्वेशन रिलेटिंग देम। अच्छा जी, क्या होगी इक्वेशन, देखो भाई हमारा वेट तो अभी भी डाउनवर्ड्स ही एक्ट कर रहा होगा और अब थ्रस्ट अभी भी उतनी होगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के ना दिमागों में ये मिसकंसेप्शन होता है, वो ये समझते हैं कि अब थ्रस्ट ग्रेटर होगी एट लोअर डेप्थ और छोटी होगी एट मतलब एट लेस डेप्थ। ठीक है, यानी हायर डेप्थ पे वो ज़्यादा बड़ी होगी और लोअर डेप्थ पे वो ज़्यादा छोटी होगी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब थ्रस्ट में ये जो रॉ एफ ए एच जी है, या ये वाले अगर आप इस फॉर्मूला को देखो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे समझते हैं ये हाइट जो है ना वो इस हाइट की बात हो रही है, तो वो गलत है। ठीक है, दिस इज नॉट दिस हाइट। ये हाइट किसकी है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड। आप दोनों केसेस में देखो, दोनों केसेस में जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड है वो उतना ही है, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड है तो वो उतनी ही है, वो चेंज नहीं करी, राइट, क्योंकि दोनों केसेस में पूरी की पूरी बॉल सबमर्ज्ड है ना। ऐसा तो नहीं है ऊपर जाके आधी बॉल सबमर्ज हो गई है कुछ भी। सो अब थ्रस्ट एज लॉन्ग एज यूर इन अ फ्लूइड इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज आपकी जब तक आप फ्लूइड के अंदर होंगे आपकी जो है वो पूरी की बॉडी सबमर्ज्ड है, तो आप पूरा का पूरा वॉल्यूम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट का। अब थ्रस्ट कब चेंज करती है, अब थ्रस्ट चेंज करती जब मैं यहाँ आ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो अब मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी हाइट रह गई सबमर्ज, तो फिर वो चेंज हो जाती है वैल्यू, फिर मेरे पास अब थ्रस्ट की कुछ और आ रही होती। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, अब थ्रस्ट इस केस में अभी फिलहाल चेंज नहीं कर रही है। फाइनली इसके अलावा क्या होगा, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है अपवर्ड्स, सो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास एक ड्रैग फोर्स भी आ रही होगी। ड्रैग फोर्स को मार्क करने के लिए मैं ग्रीन इस्तेमाल कर रहा हूं, सो लेट्स मार्क अ ड्रैग फोर्स। एंड रिमेंबर व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, जब भी एग्जामिनर आपको बोले कि यू हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस इक्विलिब्रियम, ये याद रखना। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी इक्विलिब्रियम होता है, जीरो वेलोसिटी का भी मतलब क्या होता है, या स्टेशनरी का मतलब क्या भी होता है, वो भी इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको दिखाया था दोनों केसेस में आपके पास आपकी जो एक्सप्रेशन होगी वो जीरो। अच्छा जी, सो नाउ सॉल्विंग B1, तो B1 क्या हो जाएगा हमारे पास B1 ये हो जाएगा, हमारी वेट और ड्रैग फोर्स जो है वो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो W प्लस एफ डी विल इक्वल्स टू द अपवर्ड फोर्स दैट इज द अप थ्रस्ट। सो W की वैल्यू क्या है 3.51 इंटू 9.81, ड्रैग फोर्स मुझे निकालनी है, और अप थ्रस्ट की मैं ये वाली वैल्यू ले लूंगा जो मैंने ऊपर वर्कआउट करी थी, दैट वाज 41.092। सो द ड्रैग फोर्स इज वर्किंग आउट टू बी if 41.092 minus 3.51 into 9.81. So we are getting a drag force of 6.6, कितना इसको 3 सिग्निफिकेंट लिख लेते हैं, राइट राइट 3 सिग्निफिकेंट, तो 6.66 न्यूटन जो है वो मेरे पास मेरी ड्रैग फोर्स आ रही है। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स इन फोर्सेस, इन प्योर फोर्सेस। बाकी मोमेंट्स और टॉर्क जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है वो लाजिमन देख लीजिएगा एट द एंड ऑफ द पीडीएफ। ठीक है, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी ऊपर क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं कि जीरो वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी मींस इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो होगी और फोर्सेस सारी बैलेंस्ड होगी, यानी आपने अपवर्ड्स इक्वल टू डाउनवर्ड्स कर लेना है या राइटवर्ड्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड्स कर लेना। ठीक है, और अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड है तो फिर जो है वो एक नेट फोर्स जनरेट हो रही होगी, तो आप पहले जो है वो नेट फोर्स की एक्सप्रेशन बनाएंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, फिर हो सकता है आपको बोले वो एक्सप्रेशन निकाल दो या फ्लैट हिम का जो भी करने को बोले, फिर आपने वो कहानी करनी, राइट। सो जितने भी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। ऑब्वियसली देयर कैन बी डिफरेंट क्वेश्चंस, बट द कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस पीडीएफ। ठीक है, तो ये पीडीएफ सही तरह देख लोगे और समझ लोगे तो आपकी अच्छी खासी फोर्सेज जो है वो आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।